नमस्कार। थोड़ा लेट हो गए हम लोग। बारिश का मौसम है और इंटरनेट की भी समस्या है, और दुश्मन के हाथों में सोशल मीडिया का पकड़ है, तो कभी कभी लेट हो जाता है। लेकिन खैर, हम उपस्थित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। विषय पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से राजनीति पूरे देश का भविष्य तय होता है। उस प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं अगले साल। लेकिन दुश्मन अभी से भूमिका अपनी तय करना शुरू कर दिया है। आप देखिए, घमासान मचा हुआ है, बीजेपी मचा हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, आप मेरी तरफ देखिए। वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बीजेपी पक्ष जो है सत्ता वर्ग के खिलाफ है, सत्ता के खिलाफ है, और एक बीजेपी वर्ग जो है वो अ, जनता के साथ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, तो अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें, तो उस खेमा बट रहा है, वो आप देख ही रहे हैं। पिछले बार भी यही हुआ लगभग। इधर का विधायक उधर, उधर का विधायक उधर। हाँ, नेता भी आपस में सर्वोच्च नेता मिले, लेकिन रिजल्ट क्या बोलते हैं उसको, नील बटा सन्नाटा हो गया। ठगे गए लोग, ठगे गई जनता। उसी पर हम चर्चा शुरू करेंगे इस बार आज। और हम सबसे पहले आपको अपने विषय से अवगत कराते हैं। विषय है हमारा, उत्तर प्रदेश में अभी कहां है बहुजन की राजनीति। उत्तर प्रदेश में कहां है हमारा बहुजन की राजनीति, इसी मुद्दे पर हम शुरू करेंगे, चर्चा परिचर्चा शुरू करेंगे। तो हम आपको आज के जो पैनलिस्ट है उनसे हम आपको मिलाते हैं। हमारे साथ आर के विद्यार्थी सर जुड़ेंगे, मूल निवासी आर के विद्यार्थी, पीपीआईडी उत्तर प्रदेश से हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष पीपीआईडी दीपक दास जी जुड़ेंगे, और साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे पीपीआईडी के, जी धन्यवाद, पीपीआईडी के युवा आंदोलनकारी साथी अमन कुमार, मूल निवासी अमन कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जी धन्यवाद सर। मैं तीनों अपने पैनलिस्ट साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। राजनीतिक मुद्दा है, इसलिए मैंने आज बिहार, झारखंड और यूपी तीनों प्रदेश से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के साथियों को इस कार्यक्रम में बुलाया है। अगर भारत में हम बात करें, तो वास्तव में जो विचारधारा का मसला है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ही उस मार्ग पर चलती हुई दिखाई दे रही है। कई इसके कारण हो सकते हैं, पुराना लंबा सामाजिक आंदोलन हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती है। लेकिन हम बात आज थोड़ा पुराना करेंगे, थोड़ा पीछे करेंगे, और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का। वहां भी चुनाव लड़ने वाली है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, तो हम उससे बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आर के विद्यार्थी सर से है। सबसे पहले हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि मोबाइल को आप रख दीजिए जी, और अपनी माइक को आप अनम्यूट करिए, और मोबाइल को बिल्कुल रख दीजिए अस्थिर से, और आप हमें बताइए यूपी में क्या चल रहा है। जी सर, माइक को अनम्यूट करिए और आप अपनी बात रखिए। जी बोलिए, माइक अनम्यूट हो गई, फिर म्यूट हो गई। हाँ बोलिए सर। जी। जी हम एमवीएन न्यूज नेटवर्क का धन्यवाद करते हैं थोड़ा दूर हो जाइए कि सर, आज पीछे हो जाइए उत्तर जी। प्रदेश में थोड़ा पीछे हो जाइए विद्यार्थी सर, चल थोड़े रहे पीछे हो राजनीतिक जाइए। पर मुझे अपना विचार रखने का अवसर दिया। साथ ही साथ हमारे जो पैनलिस्ट साथी हैं उनका भी हम सम्मान करते हुए धन्यवाद करते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में ये सही है कि बहुजन राजनीति की शुरुआत अच्छी हुई और अच्छा चला। बहुजन राजनीति के
जो पुरोधा थे, माननीय कांसीराम जी, उन्होंने एक किताब लिखा था, द चमचा, जो किताब उन्होंने लिखा था। और उस समय ये शब्द इतना बढ़ चढ़ करके स्थापित हुआ कि उत्तर प्रदेश में चमचे करीब करीब नकारा हो गए, उनको जनता ने नकारा। नतीजा निकला कि बहुजन राजनीति खड़ी हुई, लेकिन उस राजनीति का दूरगामी परिणाम ये निकला कि जी जिस चमचा युग ने और जिस चमचागिरी को समाप्त किया गया था, जी इतना ही नहीं, वो चमचे जो जिस चमचागिरी का विरोध करके उत्तर प्रदेश में बहुजन राजनीति खड़ी हुई, वो इस कदर चमचागिरी आज स्थापित हो गई कि आज देखा जाए तो वो चमचे रखैल के रूप में आ गए हैं। जी अब चमचे क्या होते हैं? चमचे जो है बनाए जाते हैं और अपनी मर्जी से इस्तेमाल किए जाते हैं। चमचा बनाने वाला चमचे को अपने मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे बढ़कर के जो रखैल होता है वो स्वयं बनता है और स्वयं जो है इस्तेमाल होता है। आज ये स्थिति पैदा होगी। चमचों की एक सीढ़ी और आगे आई। चमचे तो मालिक के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे, तैयार किए जाते थे, लेकिन आज लोग स्वयं रखैल के रूप में तैयार हो रहे हैं और खुद ही इस्तेमाल हो रहे हैं। आज ये स्थिति पहुंच गई। दूसरी बात जब हम गौर करते हैं तो कितना बेहतरीन ढंग से ये आंदोलन चला कि जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई तो उत्तर प्रदेश में एससी के तो रिजर्व कैंडिडेट जीतते थे, लेकिन ओबीसी का कोई कैंडिडेट इस तरह के लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिलती थी। नाम मात्र के 2-4% लोगों को मिल जाता था, उससे ज्यादा उनको कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती। लेकिन जैसे जैसे ये विचारधारा स्थापित हुई, विचारधारा स्थापित हो गई, होते ही हमारे विरोधियों ने, बहुजन समाज के विरोधियों ने, मूल निवासी समाज के विरोधियों ने अन्य दूसरे लोगों को महत्व देना शुरू किया, ओबीसी के लोगों को महत्व देना शुरू किया और धीरे धीरे करके ये उनका महत्व बढ़ता गया। सभी पार्टियों ने ओबीसी के लोगों को महत्व देना शुरू किया, जिसका नतीजा निकला 2002 का मैं परिणाम बता रहा हूं कि 2002 में इसके पहले जिस उत्तर प्रदेश की असेंबली में 300 से ज्यादा केवल ब्राह्मण चुन करके आते थे, 2002 के असेंबली के चुनाव में ब्राह्मणों की संख्या घट करके 30 हो गई। जी और जब उनकी संख्या इस विचारधारा ने घटा करके 30 किया तो जाहिर सी बात है जहां वो 300 के पार होते थे वहां जब 30 पर आए तो 270 सीटों से ज्यादा उनसे खाली हो गई। जब उनसे 270 से ज्यादा सीटें खाली हो गई तो ये सीटें उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज को मिली और इस कारण एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ, एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, संपूर्ण एससी एसटी ओबीसी एक होना शुरू हुआ। तो इसकी जो शुरुआत हुई, इस पर आप गौर करेंगे तो जो चमचों के ऊपर जो हुआ वार हुआ और चमचागिरी को जो नकारने का जो उपक्रम शुरू हुआ, तो उससे चमचों की कमी आई और सही प्रतिनिधि चुन करके विधानसभाओं में पहुंचने लगे। तो इससे ओबीसी का बहुत बड़ा लगाव हुआ इधर और हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा पाए। आज की परिस्थिति में आपका कहना है कि आज क्या है? आज कहानी ये है कि 2002 के, अब यहां समझने की कोशिश करें कि 2002 के चुनाव में जिनकी संख्या 30 हो गई, वो पुनः ये मूल निवासी समाज की जो भी पार्टियां रही हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा देश में जितनी भी पार्टियां रही हैं, उनमें इन्होंने अपना प्रवेश किया
और उस प्रवेश का परिणाम निकला कि ये 2007 में जब उत्तर प्रदेश की असेंबली का चुनाव होता है तो फिर ब्राह्मण एमएलए की संख्या बढ़ करके 100 हो जाती है। मतलब यहाँ साफ बात नजर आती है कि जिन लोगों के पास से खींच करके ये जो है 270 से ज्यादा सीटें ओबीसी समाज के में लाई गई, तो वो सीटें पुनः ओबीसी समाज से खींच करके जो है उसमें से 70 से ज्यादा सीटें ओबीसी समाज से खींच करके सवर्णों के हाथ में चली गई। यानी जो ये बहुजनवाद का जो सर्वजनवाद हुआ, बहुजनवाद का सर्वजनवाद हुआ, तो उससे बहुजनवाद का विनाश हुआ। हालांकि 2007 में उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी, लेकिन 2012 जब आप देखते हैं तो 2012 में जो है बहुजन समाज पार्टी को केवल 80 सीट आती है, केवल 80 सीट आती है। और 2014 का जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव में उनको उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश से 0 सीटें मिलती हैं। फिर 2017 में जब चुनाव हुआ तो मूल बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटें आई और आज उनके क्रियाकर्मों के कारण उन एमएलए की संख्या 2021 में घट करके 6 हो गई है। तो 2006 हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप गौर करें कि 2022 में क्या होने वाला है तो ये क्लियर कट समझ में आता है कि बहुजन राजनीति का पूरी तरह पराभव हुआ, पूरी तरह पतन के गर्द में गई, जिसका कारण केवल बहुजन का सर्वजनवाद हुआ। और मैं इस मामले में एक चीज और कहना चाहूंगा कि 1997 में जो भाजपा के प्रभाव के कारण बहुजन समाज के महापुरुषों का सबसे बड़ा टर्म है, सबसे बड़ी उसकी परिभाषा है, उस समाजवाद को उत्तर प्रदेश में लोहियावाद करके ब्राह्मणवाद बना दिया गया और इसलिए उधर भी पराभव हुआ और वो 2017 में वो भी किसी हालत में बड़ी बुरी से बुरी स्थिति में वो पहुंच गए। आज भी इन लोगों में सुधार होने की कोई जगह नजर नहीं आती है। बात इतनी बातें मैं कह करके फिर दूसरे साथियों को सुनना चाहूंगा। जी, बहुत आभार। बहुत ही आपने बेहतर तरीके से इतिहास और वर्तमान का स्वरूप बताया। सर, हम आपके पास आगे आएंगे, जो महत्वपूर्ण हम जो बात बताएं पूछना चाहेंगे अगली बार, अगली जो हम आपके पास आएंगे, क्यों हुआ ऐसा, ऐसा होने के कुछ कारण हो सकते हैं, पार्टियों में क्या तरीका है, क्या व्यवहार है, ये हम आगे पूछेंगे। लेकिन हम इससे पहले अमन जी के पास चलते हैं, फिर हम दीपक जी के पास आएंगे। अमन जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है, ऐसे आप बिहार में चुनाव में आपने देखा क्या हुआ, बहुत ही बड़ी भीड़ और बहुत ज्यादा जो है राजद के पक्ष में भीड़ दिखाई दिया, लेकिन बाद में जो परिणाम आया कुछ और आ गया, हम देखते हैं वैसे ही। तो अभी आपको यूपी में क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? जी जी अमन जी। जी अमन जी बोलिए। जी जी आप सभी लोगों का एक बार फिर से नमस्कार, जय भीम, जय मूल निवासी। और एक बार फिर से मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया गया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जहाँ तक मनोज सर आपने सवाल पूछा कि जो बिहार में राजद की भूमिका बहुत ज्यादा थी, फिर भी ये तो उत्तर प्रदेश में क्या देखते हैं, तो दरअसल मैं आपको बताऊं कि अभी मैं पिछले साल से मैं बिहार में हूँ, लेकिन 2015 से मैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में ही रहा हूँ, वहीं शिक्षण का कार्य किया हूँ। तो वहां पर जो राजनीति हुई थी, जो सत्ता पलट हुआ था, उस समय मैं वहां मौजूद था। अच्छा, दरअसल है क्या सर कि हम साफ बातों में बस एक ही बात इशारा करना चाहते हैं कि कुल्हाड़ी से बस वही पूछा गया कि पेड़ कि तुम हमें क्यों काटते हो। तो बस आप समझ रहे हैं ना कि हम लोग उसमें घुसे पड़े हैं। हम लोग वो क्या करते हैं कि हमें छलावा दिखाने का काम करते हैं, वो हमें थोड़ा सा हाईलाइट दिखाते हैं कि हम तुमको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और होता क्या है कि हमारे जो बहुजन वर्ग के लोग हैं वो जल्दी से एक दूसरे पे विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ये हमारे लायक होंगे, बजाय अपनों पे विश्वास करने। फिर वहां पे तो वही सर वहां उत्तर प्रदेश में हुआ। तो जबकि आप देख लीजिए वहां पे प्रसाद मौर्य को देखिए, मैंने उनसे कई बार मतलब कई मीटिंग में उनसे मिला हूँ और उनके भतीजे से भाई से संबंध भी रहा है। तो वहां पे देखिए वो बैकवर्ड समाज से आते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा कुछ वक्तव्य नहीं दिया है
बस उनको उनकी मुंह को बंद रखवाने के लिए उत्तर प्रदेश में उन्हें सीएम बना दिया गया। और जैसा कि अभी विद्यार्थी सर बता रहे थे, उन बातों से हम सहमत थे। जब 1991 में मायावती पहली बार अपने दम पे 12 विधायक को जिताई थी, ठीक है, उसके बाद आप 93 में बीएसपी और एसपी का गठबंधन जब हुआ तो उसमें सीएम ममता बनी। उसके बाद 18 महीने के बाद गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद फिर ये तोड़ लिया गया। फिर आप देखेंगे 96 में क्या हो गया कि कांग्रेस के साथ किया। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा मायावती जी के बारे में बताना चाहेंगे कि ये कहीं ना दोस्ती निभाने में थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। इस वजह से भी हमारी सरकार वहाँ पीछे हटी है। जिनसे भी गठबंधन करते हैं थोड़ा सा लगता है कि जो सही समय लगता है कि सही सब कुछ चल रहा है, अचानक से जाती है। अब इनके मन में क्या चलता है, तो सबसे पहले ना हमें उत्तर प्रदेश के सभी साथियों को, सभी वासियों को, सभी वोटरों को ये बताना चाहते हैं कि आप देखिए ना अभी क्या हो रहा है वर्तमान में। आपके हित की सरकार है ही नहीं, ना यूपी में है, ना बिहार में है, और ना ही केंद्र में है। अभी देख रहे हैं वहां पे कि किस तरह से वो सरकार में सत्ता पलट करती है। जैसा कि उम्मीद लग रहा है, हमें ऐसा दिख रहा है इस बार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जो वहां पे है, वो छोटे छोटे पार्टियां हैं, इन सब के साथ हम चाहेंगे कि मायावती जी का गठबंधन हो। और उम्मीद है इस बार कि मायावती जी छोटी छोटे पार्टियों से गठबंधन करके वहां चुनाव लड़ेंगे। और हम बस यही बताना चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक सपोर्ट करें उसको, समाजवादी पार्टी को चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। हमें हमें सपोर्ट नहीं करना है। हम जानते हैं कि मतलब कि प्रभुत्व बहुत ज्यादा है, सरकार में पड़ती है, बहुत सारी बातें होती है। हम बताते हैं सर, हम जिस विधानसभा से करते हैं उस विधानसभा में होता है, हमें ये विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन हमें जब अंदर से पता चला, सर आपको क्या पता ऐसा ऐसा हुआ है, तो वहां सकता है। तो हम उत्तर प्रदेश से निवेदन करते हैं कि जी जितना सके आपको मजबूत बनाइए, जी और हम अमन जी। जितना हो सके हम जरूर करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो जी हम सत्ता से थोड़ा दूर भी करें, दुश्मन है लेकिन थोड़ा दूर भी करें, लेकिन वो खाएंगे कभी जी अमन नहीं जी। होगी। यही आप है। जी आप अपना हेडफोन जो है इस्तेमाल करिए, क्योंकि आवाज़ आपकी बहुत ही कट के आई, ज़्यादा बात हम सुन नहीं पाए और दर्शकों तक भी नहीं तो पहुंचा अभी होगा। जी जी अगली बार जब हेडफोन यूज़ बोलेंगे। करिए जी। ओके। दीपक सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने लंबे समय राजनीति में भी खेला, सामाजिक आंदोलन में भी रहे, मूल निवासी संघ के, फिर आप पीपीआई के स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे, झारखंड के चुनाव भी आपने लड़ा। अभी जो यूपी में चल रहा है, 11 विधायक निकल गए, विचारधारा के तहत ही तो बहुजन समाज पार्टी बनी थी, फिर विचारधारा के लोग क्यों चले गए? हाँ? क्या होने वाला है? जी सर आवाज बहुत आ रहा है किन्हीं का ये से। जी जी बोलिए आप, मैं उनका म्यूट कर देता हूँ। जी बोलिए। हाँ सर, सभी पैनलिस्ट साथियों को और खास करके आपको भी मनोज सर नमस्कार करता हूँ। जय भीम जय मूल निवासी कहते हुए कि आज का जो विषय है बहुत ही प्रासंगिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में अभी कहाँ है बहुजन की राजनीति, और अभी जो उठापटक हो रही है उसके बारे में हमसे पूछा, ये चर्चा का विषय है। क्योंकि हम लोग जैसा कि हमको जो पता है, बहुजन की राजनीति वहां नहीं रही। एक जमाना था, हमारे आर के विद्यार्थी सर ने कह दिया कि बहुजन राजनीति शुरू हुई थी, लेकिन बहुजन राजनीति आज व्यक्तिवादी राजनीति में तब्दील हो गई है। चाहे वो बहन मायावती हो, अखिलेश यादव हो, उधर योगी की सरकार हो, एक तरफ सर्जन जो है, सर्जन समाज के लोग, सर्जन समाज के लोग अपने खोई हुई राजनीति जो खत्म हो गई थी अपर कास्ट की, 15% की राजनीति को जब नारा दिया गया मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गया जय श्री राम, तो उनकी जब जय भीम, जहां पर चारों धाम हो, काशी मथुरा बनारस अयोध्या जो भी है, वहां पर जय भीम का नारा खूब चला। और जब चला तो उनके पेट में दर्द हुआ, और जब पेट में दर्द हुआ तो हमारे लोगों को तो बहुत मजा आया, दुश्मन को दर्द हुआ, लेकिन हमारे लोगों को जो खाने का अवसर मिला उसको अच्छे तरीके से खा नहीं पाए। जिस राजनीति को लेकर के आए थे, बहन जी का हम बहुत
फ्लोवर रहे हैं, उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जब भी बोलते हैं तो कहते हैं हम दलित की बेटी हैं। आपने पार्टी बनाई बहुजन समाज पार्टी और बात करते हैं कि दलित की बेटी हैं। और जब बहुजन राजनीति की शुरुआत मान्यवर कांसीराम साहब ने की थी, उसी पैटर्न पर पार्टी चलती, तो आपने कंप्रोमाइज किया। एक बार नारा दिया, मिले मुलायम कांसीराम, जय हवा मुड़ गया जय श्री राम, फिर बोले दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, फिर नारा बदला कि मोहर लगेगी हाथी पे, चढ़ गुंडों की छाती पे। अब नारा ही, जब नारा ही बदल गया कि शंख ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा, तो भैया शंख बजाता है, हाँ, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और पहले होता था जय भीम का नारा है, बहुजन समाज हमारा है, या बीएसपी मैदान में। लेकिन हो गया क्या कि ब्राह्मण शंख बजाएंगे, तो शंख वो लोग हजारों वर्षों से बजाते आए और हमारा पतन होता रहा। और जब ब्राह्मण को ही शंख दे दिया बहुजन समाज पार्टी ने, तो आप समझ लीजिए कि जो शंख बजाएगा वो श्राद्ध भी कराएगा। और श्राद्ध चल रहा है, एक तरफ अखिलेश जी के यहाँ भी श्राद्ध चल रहा है। भले बीएसपी से टूट के आज राम अचल राजभर जैसे लोग जो झारखंड के प्रभारी हुआ करते थे, मुझे भी बाय फेस जानते हैं, हम उनको जी, चाहे वो राम अचल राजभर हो, पीएल पुनिया जो आज कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं, ये लोग पहले बीएसपी के थे, बहन मायावती के सपोर्टर थे, उनके 4 स्तंभ हुआ करते थे। आज जो एक पार्टी के और चले गए हैं जो बीजेपी में है, अभी जो बहुजन राजनीति तो खत्म हो गई उत्तर प्रदेश में। चाहे वो बीजेपी में जो बहुजन SC ST OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी को तो टिकट ही नहीं दिया बीजेपी ने, क्लियर कर दिया कि मुस्लिम अगेंस्ट में रख करके उन्हें हिंदू कार्ड खेला और उन्होंने बहुमत लिया। लेकिन हमारे पास भी कार्ड थे कि 15% वर्सेस 85% का जो कार्ड था, उसको कार्ड को छुपा दिया। एक रेफरी अगर मैदान में खेल करा रहा हो, रेफरी के पास अगर येलो कार्ड, पीला कार्ड और रेड कार्ड नहीं हो, तो फॉल पकड़ने वालों को कैसे आप कवर करेंगे? वही हुआ। अभी बहन मायावती किनको निकाल रही है? जो बहुजन राजनीति से जन्म लिए विधायक हैं, उनको पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए निकाल दिया। मैं कल देख रहा था, टीवी देख रहा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बहुजन समाज पार्टी के निकाले गए विधायक चले गए। तो हमको लगता है कि इनको भी कोई विचारधारा नहीं है। उनको लगता है कि जहां मिले, मतलब क्या बोलते हैं देहाती में कहा जाता है कि लोटा का पेंदी, बिना पेंदी का लोटा है, जिधर घूमना हो उधर घूम जा रहे हैं। कल इनको जाना पड़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, कहते थे, बहुत कैडराइज व्यक्ति थे, हम सम्मान भी करते हैं, जब तक कैडर थे उन्होंने तो यहां तक देवी देवताओं पर भी बोला, लेकिन आज वो जय श्री राम के नारे वाली पार्टी के साथ चिपक गए। तो हमको लगता है कि परिपक्व नहीं थे और उनको व्यक्तिगत हित के चलते, व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते उनको बहुजन राजनीति को त्यागना पड़ा। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, परिवार को देखने के चक्कर में ये लोग बहुजन राजनीति को मार रहे हैं, हमारे मिशन को मार रहे हैं, हमारे पुरखों की विचारधारा को त्याग कर फिर वहीं पर जा रहे हैं। इससे साफ दिख रहा है कि इसीलिए तो फिर बहुत देश में मंथन हो रहा है कि इस 85% मूल निवासी बहुजन समाज का आगे की राजनीति क्या हो, इस पर ही बहुत मंथन हो रहा है। और आज का जो विचार है उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि यूपी में जो होने वाला हमसे पूछा गया, तो निश्चित तौर से बिखरे हुए समाज का राज नहीं होता वाला जो बात है, और सर झुकाकर चलने की आदत जिनकी होगी, अब सर झुकाने चले गए अखिलेश जी के पास, सर झुकाने चले जाएंगे योगी के पास, सर झुकाने चलेंगे अमित शाह के पास, मायावती तो उनसे भेंट करना ही मुश्किल है। बहन जी एक कुर्सी लगाती हैं, उसके बगल में केवल सतीश चंद्र मिश्रा बैठते हैं। अगर स्टेज प्रोग्राम हुई हो तो आप बहुजन समाज चलाने की नायिका हैं और मैसेज क्या दे रहे हैं? सिंगल लार्जेस्ट प्रचारक वही हैं और उनके साथ एक सतीश चंद्र मिश्रा है। उसके अलावा SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी का एक भी नेता, एक भी सेकेंड लाइन लीडरशिप उनके सामने नहीं है। इससे साफ दिखता है कि ब्राह्मणों ने
उसको घेरा है और ब्राह्मण अपने नीति में सफल हुए। और बहुजन जो चिंतक थे, बहुजन के बड़े बड़े थिंकर थे जो लोग उत्तर प्रदेश में, उन्होंने समझौता पर मान लिया है। उन्होंने ये मान लिया है कि आगे की राजनीति हमसे नहीं हो पाएगी। इसीलिए इस देश फिर से एक मांग रहा है, उलगुलान मांग रहा है, मूल निवासी उलगुलान मांग रहा है कि फिर से जो राजनीति फूले अम्बेडकरी राजनीति थी, जो 1585 का फार्मूला पर जो पार्टी आई थी, राजनीतिक और सोशल मूवमेंट हुआ था, उस मूवमेंट को फिर से खड़ा किया जाए। और नहीं खड़ा किया गया तो यूपी अगर चली जाती है तो बहन जी के जाने से ये चीज जरूर होगा कि नया कोई राजनीतिक आएगा। अभी आपने एक और चीज देखा होगा, आजाद समाज पार्टी बनाई गई है, हम पीपीआई भी बनी है, लेकिन एक तरफ व्यक्ति है, एक तरफ लोकतंत्र है। व्यक्ति को कभी भी हराया जा सकता है, लोकतंत्र को, संगठन को कभी हराया नहीं जा सकता। इसलिए हम सांगठनिक ताकत को मजबूत करने के लिए लगे हैं, और एक तरफ व्यक्ति जो लोग तैयार किए हैं वो व्यक्ति हार रहे हैं। तो हमको ये देखना होगा कि गैप जो समाधान पर हम आएंगे सर जी, समाधान के लिए फिर से हम आपसे दोबारा जो यूपी राजनीति में हमको जाना पड़ेगा कि ये वैक्यूम जो खाली होगा उसका जगह कौन लेगा। वो जगह को क्या अखिलेश जी कवर करेंगे, मायावती अगर ये दोनों फेल होती है, रालोद भी अगर फेल होता है, तो उस जगह पर बहुजन समाज का कौन सा संगठन, कौन सा। विद्यार्थी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो क्यों ऐसा हुआ, एक तो पहले ये बताइए क्यों ऐसा हुआ। क्या उनको अपने समाज पर भरोसा नहीं था, पहली बात। दूसरा ये बात आपके सामने है कि क्या उनको सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखना था कि सेकंड लाइन का लीडरशिप हम डेवलप नहीं होने देंगे। तीसरा मसला ये है कि जिस तरह से लालू यादव जी जेल से बाहर निकले, उनकी इतनी बुरी स्थिति कर दी गई है। आप देखिए उनका जन्मदिन का तस्वीर वायरल हुआ, बहुत सारे न्यूज़पेपर चैनल मीडिया ने दिखाया। मतलब अब वो लालू अब दिखाई नहीं देंगे जिस लालू यादव को हम लोग देखते थे। क्या उसे डर गई? तीन बातें हैं सर। एक तो क्या उनको जनता पर भरोसा नहीं रहा, दूसरी बात ये है कि क्या वो अपने स्वार्थ में चली गई, सेकेंड लाइन का लीडरशिप डेवलप नहीं होने दिया। तीसरा बात यह है कि क्या वो कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे उनको डर लग रहा है कि मेरा भी हश्र जेल में होगा। आप ये सारी बातें बताइए, रीजन क्या है जी विद्यार्थी सर। थैंक यू जी साथियों। मनोज जी, अगर हम गौर करें जी तो एक शब्द बड़ा प्रचलन में है, वो मूल निवासी बहुजन समाज के नेताओं के साथ जुड़ा हुआ है, वो है सुप्रीमो शब्द। ये जो सुप्रीमो शब्द है, इसको जब आप देखते हैं तो एक चीज इसका कैरेक्टर निकल के आता है कि एक सुप्रीमो अपने आप को सुप्रीमो बनाए रखने के लिए अपने ही संगठन के बुद्धिजीवी वर्ग की हत्या करता है। थोड़ा पीछे हो जाइए सर, को खत्म करता है। थोड़ा पीछे हो के बाद जी। हाँ अभी बोलिए जी। जी जी, ये जो सुप्रीमो कैरेक्टर होता है, ये सुप्रीमो कैरेक्टर अपने ही संगठन में अन्य बुद्धिजीवी वर्ग को डेवलप नहीं करने देता, यानी वे उसकी हत्या करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसको एक भय बना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारे अपने संगठन में भी एक ऐसा मजबूत व्यक्ति निकल करके आए जो हमें मनमानी करने से रोक लगाए या हमारे ऊपर सवाल उठाए। तो ये जो सुप्रीमो चरित्र है, ये होने के कारण लगातार जो है, लगातार जो संगठन में कर्मठ लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग होता है, वो अलग होता चला गया, अलग होता चला जाता है, क्योंकि उसको अलग करने के लिए एक प्रयास किया जाता है। तो जब अब यहाँ आप गौर करें कि जिस संगठन में बुद्धिजीवी वर्ग का ही ह्रास हो जाएगा, बुद्धिजीवी वर्ग नहीं होगा, तो फिर बिना बुद्धिजीवी वर्ग की कोई संगठन नहीं होता। और यही कारण है कि जब बुद्धिजीवी वर्ग का इस संगठन से निकलने का सिलसिला
या उनको इमेज को डैमेज करने का जो कार्यक्रम चलाया गया, तो इससे जो है संगठन कमजोर हुए और कालांतर में जो बहुजन का जो सर्वजन हो गया, तो उस समय कहानी यह है कि मूल निवासी समाज की, SC ST OBC की सारी जाति के लोग बहुजन समाज पार्टी में थे। लेकिन जैसे ही बहुजन का सर्वजन हुआ और ब्राह्मणों का वर्चस्व यहाँ आया, वैसे ही कुछ खास जातिवादी लोगों को छोड़कर बाकी सारी जात के लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया, संगठन को छोड़ दिया। और वो जो संगठन को छोड़ दिया, तो वो गए कहाँ ये बाद में विचार करते हैं अभी कि वो क्यों गए और कैसे गए। लेकिन दूसरी तरफ जब आप देखते हैं, जब जो समाजवाद, मैं पहले बोला हूं कि जो समाजवाद दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण भारी भरकम टर्म है और जो भारत के संविधान में दर्ज है, उस समाजवाद को भी लोहियावाद के बहाने ब्राह्मणवाद के चरणों में डाल दिया गया। तो जब ब्राह्मणवाद के चरणों में वो चले गए, तो चंद्र जातिवादियों के अलावा बाकी लोगों ने वहां से भी उनके संगठन को, समाजवादियों के संगठन को छोड़ दिया। क्योंकि जब वहां से उन्होंने छोड़ा और यहाँ से जो है बहुजन समाज पार्टी से लोगों ने छोड़ा, तो ये लोग गए कहाँ? तो ये लोग निकल करके फिर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए। और क्यों गए? क्योंकि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, इन क्षेत्रीय पार्टियों को एट लास्ट राष्ट्रीय पार्टियों के चरणों में जाना पड़ता है। तो जब राष्ट्रीय पार्टियों के चरणों में उनको जाना ही है, यानी हमारा जो बिक्री नामा वो किसी के यहाँ होना ही है, तो समाज के लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने सोचा कि जब हमको ये बेचने ही वाले हैं वहां, तो हम इनके थ्रू क्यों बिके, हम खुद चले। तो इस तरह से लोग चले गए। तो आज की कहानी ये है कि ओबीसी का एक जाति वर्ग के लोगों को छोड़कर बाकी लोग ना अखिलेश के साथ हैं, और शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग जो कभी बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे, आज वो चंद्र जातिवादियों के अलावा बाकी लोग वहां से भी छोड़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में एक नया वैक्यूम क्रिएट हुआ है। अब प्रश्न ये है कि जो लोग इन पार्टियों को, समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके भाजपा में गए, आज उनकी क्या हालत है? तो आज उनकी हालत और भी बुरी है। वह भाजपा से भी निराश हैं और भाजपा से भी नाराज हैं। भाजपा को छोड़ चुके हैं, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है ही नहीं है, तो भाजपा को छोड़ चुके हैं, कांग्रेस है ही नहीं है। सपा और बसपा का चरित्र परिवर्तन ना होने के कारण वे सपा और बसपा में भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि वहां भी कोई उनको ना अपनी गलती का एहसास हो रहा है और ना कोई सुधार हो रहा है, तो वहां भी जाने में इनको दिक्कत हो रही है। ऐसी हालात में एक बहुत बड़ा वर्ग जो लगभग 70-80% समाज है, वो आज कहीं भी ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने जो एक रास्ता निकाला है, एक लोकतांत्रिक संगठन का रास्ता निकाला है, जिसमें कोई व्यक्ति का व्यक्तिवाद नहीं होगा, कोई जातिवाद नहीं होगा, कोई सुप्रीमो नहीं होगा, और जो भी निर्णय होगा वो बहुत ही सामूहिक रूप से लिया जाएगा। तो इस तरह से ये एक वैक्यूम को कवर करने की कोशिश है। मैंने जो अनुभव किया अभी क्षेत्रों में दौड़ा करके, मैं आज भी मैं आया हूँ, आज मैं एक ब्लॉक का गठन करके आया हूँ और लोगों से मिल के आया, मेंबर्स बना के आया। मैंने जो देखा, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, लोग हमारा वेलकम करना चाहते हैं, लोग हमारा तेजी से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भाजपा से निराशा हुई है, उन्हें कांग्रेस में आशा नहीं दिखती है, और पहले से ही वो सपा और बसपा से नाराज होकर के बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो हमारा वेलकम करना चाहते हैं। हमारी स्थिति ये है कि हम जितनी जल्दी से जल्दी उन लोगों तक अपना संपर्क बना पाएंगे, निश्चित रूप से बहुजन राजनीति उत्तर प्रदेश में फिर बड़े पैमाने पर तेजी से खड़ी होगी। ऐसा हमारे साथियों को कोशिश करना चाहिए, ऐसा हमें करना चाहिए। एक और सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं। जो आपने बताया कि हम जा रहे हैं और लोग हमारा वेट कर रहे हैं, एक सवाल जो कॉमन मैन के दिमाग में आ सकता है, बुद्धिजीवी वर्ग के दिमाग में, क्या आपसे पूछा जाता है क्या कि जिस मामले में बीएसपी बनाई,
फिर उसी बामसेप ने पीपीआई क्यों बनाई? मतलब ऐसा सवाल आ रहा है क्या? क्योंकि मैंने आपका कई पोस्ट देखा है सोशल मीडिया में कि बहुत सारे लोग पीपीआई ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब चाहे बहुजन समाज पार्टी से हो चाहे वो दूसरे कांग्रेस से हो, मैंने देखा है बहुत सारा पोस्ट। ये आप तो कह रहे हैं, लेकिन क्या ये भी सवाल आती है क्या कि बामसेप ने फिर ये दूसरी पार्टी क्यों बनाई, या फिर लोग वेलकम कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ये सवाल आता था, ये सवाल आता था, लेकिन जो ये बात लोगों के अंदर सर्विस कर दी गई कि जब तक इस मूल निवासी समाज का कोई लोकतांत्रिक संगठन नहीं होगा, समाज को जोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि तानाशाही से लोग जुड़ते नहीं हैं, तानाशाही से लोग टूटते हैं, सुप्रीमोगिरी से लोग टूटते हैं। और जब ये बात स्थापित होने लगी है, मैंने एक पोस्ट ये भी लिखा है कि ये आज ये मुझे खुशी है कि आज लोगों को ये पता चल गया कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक एक संगठन है, जहां व्यक्तिवाद और परिवारवाद नहीं है। ऐसा मैंने एक पोस्ट लिखा था। तो वो जो परिणति आई है, इसीलिए लोगों को अब खुशी हो रही है कि कम से कम मूल निवासी बहुजन समाज का कोई एक लोकतांत्रिक संगठन बन रहा है। और इस मामले में हम लोगों ने बड़ा एहतियात भी बरता है कि हमारे यहाँ किसी व्यक्ति का जिंदाबाद नहीं, किसी व्यक्ति का जिंदाबाद नहीं, हमारे यहाँ विचारधारा का जिंदाबाद होता है। हमने कल भी एक पोस्ट लिखी थी जिसमें ये लिखा है कि हमारी लड़ाई किसी को जिताने हराने की नहीं है, हमारी लड़ाई किसी को जिताने हराने की नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की है और हम फुले अम्बेडकरी विचारधारा को स्थापित करेंगे। हमने पहले जब स्थापित किया था तब भी हमें कामयाबी मिली थी, और फिर हम फुले अम्बेडकरी विचारधारा को स्थापित करेंगे, फिर हमें कामयाबी मिलेगी। ऐसा अब मिल रहा है, क्योंकि अब वो सवाल खत्म हो गया, जो सवाल था वो सवाल यहाँ खत्म हो गया है। अब वो काफी अरसे से खत्म हो गया, तो वो सवाल नहीं रह गया, अब उसको लोग वेलकम मिल रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दीपक सर, हम आपसे एक जो महत्वपूर्ण सवाल है वो जानना चाहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम आपसे पूछने वाले हैं कि बहुजन समाज पार्टी बिखर रही है, या अखिलेश यादव का भी उस तरह का कोई नेटवर्किंग या सोशल मूवमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ये बताइए हमें एज ए पीपीआईडी के और विचारधारा से जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, या विचारधारा की पार्टी है, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी भी बने रहे बड़े स्तर पर, समाजवादी पार्टी, फिर मतलब क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों हमारा हो? क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि जो वोट है, जो आदमी का वोट है, वो कहाँ जा रहा है? क्या हमारी लड़ाई बीएसपी और एसपी से है आज की तारीख में? क्योंकि उनका वोटिंग तो बहुत कम है ना, वो बाहर हो गए, सत्ता से बाहर हो गए। अभी जो बीएसपी राष्ट्रीय स्तर की बन रही थी, अभी वो उसका लेवल जो है उससे भी कम हो गया है शायद, राष्ट्रीय स्तर का भी पार्टी से वो बाहर हो रही है। वोट कहाँ जा रहा है? वोट तो बीजेपी और कांग्रेस में जा रहा है, लेकिन चर्चा परिचर्चा में हमारे लोग मायावती को या अखिलेश यादव को या कहीं ना कहीं लालू यादव को कोसते हैं, मतलब दोष देते हैं। क्या होना चाहिए? दुश्मन जो है वो टारगेट किसको हमको करना चाहिए? एज ए हम अगर पॉलिटिकल लीडर हैं और बड़ा एस्पेक्ट हमारे पास है, तो क्या हम मायावती को या अखिलेश यादव को कोस कर, दोष देकर अपने लोग को इकट्ठा करें, या फिर कांग्रेस और बीजेपी में जो वोट 31%, या देखेंगे आप चुनाव का परिणाम देखेंगे तो फर्स्ट में बीजेपी, सेकंड में कांग्रेस, या फर्स्ट में कांग्रेस, सेकंड में, ऐसा ही काफी उनके पास वोट है, 30% के आसपास है। तो एज ए लीडर, एज ए ब्रॉड एस्पेक्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? जी, क्योंकि अभी चर्चाएं यूपी में आई, तो हम चर्चा किसका किए, हमारे पास क्या जवाब है? हमने बात की मायावती की, बात की हमने, अखिलेश यादव की बात की, लेकिन हम उनको नहीं पकड़ रहे हैं जो वास्तव में इस वर्ग को तोड़ने के लिए एक कॉन्सेप्ट उन्होंने, जो गैर बराबरी की विचारधारा है। तो हमारी क्या हमेशा बातचीत होनी चाहिए? ये बात हम विद्यार्थी सर से भी पूछेंगे, लेकिन पहले आप बताइए। जी, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही अच्छा सवाल है, और समाधान भी इसी में हमको लग रहा है। आपने कहा हमारी लड़ाई बहुजन समाज के किसी भी SC ST OBC राजनीतिक पार्टियों से नहीं है, हमारी लड़ाई 15% से ही है। 85 वाले हमारे मित्र हैं, ये भी है, लेकिन हम मित्र की आलोचना, समालोचना और उसकी जब वो
बहुमत से आएंगे तो हम उनको गदगद भी हाथ चलाने के लिए भी हैं। लेकिन हम चाहते थे कि जो हम लोग, हमारी पार्टी का ऐसा मानना है कि हमारी लड़ाई आंतरिक रूप से बहुजन समाज के कोई भी SC ST OBC के राजनीतिक पार्टियों से नहीं है। हमारी लड़ाई ही, हमारा बर्थ ही हुआ है कांग्रेस बीजेपी मुक्त भारत का निर्माण और ब्राह्मणवाद मुक्त भारत का निर्माण और संविधानवाद और फुले अम्बेडकरवाद पर आधारित लोकतांत्रिक पार्टी और समाज का, और इस देश में एक लोकतंत्र की स्थापना के लिए हम लोग आए। लेकिन होता क्या है कि कुछ समालोचना और चर्चा विश्लेषण करने के लिए मिलता है, तो हम अपने बहन जी को अगर हमने आलोचना किया या उनको विश्लेषण किया, विश्लेषण के तौर पर अगर वो ही काम कर दें, PPI को आने की जरूरत नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी आज भी भारतीय संविधान और हमारे फुले अम्बेडकर और जो भी समाजवाद के जितने भी हमारे शहीद लोग रहे हैं, इस देश के जो लोग आजादी के लिए भी लड़े हैं, वो तथाकथित चाहे सवर्णों से भी हो, उन्होंने भी जो सपना देखा था इस अच्छे भारत का, अगर उसके ऊपर वो काम करते हैं तो हमारा जरूरत नहीं पड़ेगा, हम उनको थपथपा कर वेल थैंक कहेंगे। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो हमको आना पड़ेगा। हम इसीलिए हम ये चर्चा करते हैं कि अगर वो नहीं सुधरेंगे, अगर वो लोकतांत्रिक तरीकों पर नहीं आएंगे, वो लोकतंत्र के जो बाबा साहब के सपने हैं, बिरसा मुंडा के सपने हैं, ललाई सिंह यादव के जो सपने हैं और जो भारत के संविधान जो कहती है उसके विपरीत जाएंगे तो हमारी लड़ाई तो फिर वहां पर अपने अंदर आ जाती है। क्योंकि हम बीजेपी कांग्रेस के लोग तो हमको समाजवादी को भी वोट नहीं करेंगे, ना BSP को करेंगे, ना PPI को करेंगे। निश्चित तौर से उनके खेमे के 15% के लोगों को हम तो नहीं ला सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि जो समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी से कट करके, जी बोलिए सर, बिजली चली गई। हाँ बोलिए। जो समाजवादी पार्टी और BSP से टूट करके बीजेपी में चले गए हैं और बीजेपी में जो वोट जा रहा है, कांग्रेस में जा रहा है, उन वोटों को हम तोड़ के लाएंगे। समाजवादी पार्टी अपनी वोट बैंक बनाए रखे, बहुजन समाज पार्टी भी अपनी वोट बैंक बनाए रखे। हम उनको नहीं कहते, क्योंकि ये पोस्ट आया था जब RK विद्यार्थी जी भेजते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से निकल करके आए, तो हमने उस दिन लिखा, हमने कमेंट किया था कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कांग्रेस और बीजेपी छोड़ करके PPI में हमारे समाज के लोग आ रहे। अगर वो पोस्ट जिस दिन आने लगेगा समझिए हम अपने जो योजना है, हमारा जो उद्देश्य है, उसमें हम सफल हो रहे हैं। दूसरी बात, हमारी जिम्मेवारी भी है, अभी तो प्रयास किया गया था कि बहन मायावती जी को भी समझाने के लिए या बोलने के लिए गए थे कि आप ऐसा कीजिए, 1585 के फॉर्मूले में आइए। आज अखिलेश यादव जी जब योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो उनका मुख्यमंत्री का आवास को जब गांव मूत्र से धोया गया और उसमें यज्ञ कराया गया, उसके बाद भी अगर उनको होश नहीं आता है और उनको याद आया कि हम भी सुधरे हैं, ऐसा महसूस हुआ कि हम भी अछूत में ही आ रहे हैं, क्योंकि अछूतन जैसा ही उनके साथ व्यवहार हुआ, उसके बावजूद भी अगर वो ललाई सिंह यादव जी के या जगदेव बाबू के या बाबा साहब के विचारों को आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारी गलती नहीं होगी। हम चाहेंगे कि वो स्थापित लीडर हो चुके हैं, हमको स्थापित होने में समय लग रहा है, लेकिन वो व्यक्ति की तरह से आज बिहार में भी देख सकते हैं कि LJP से रामविलास पासवान जी आज हमारे बीच नहीं रहे, उनका घर का बेटा, उनका भाई पारस जी आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हो गए हैं और उनका बेटा, परिवारवाद का ही मामला है, जिसका पिताजी सुप्रीम अध्यक्ष राष्ट्रीय रहे हैं, उनका बेटा कह रहा है मैं हूं, और उनका भाई का कहना है कि भाई बहुत दिन से भाई के बाद भाई के साथ साथ हमने काम किया था, जब मेरा बेटा जन्मा नहीं था, मेरा भतीजा नहीं आया था। इस पार्टी की जिम्मेवारी अब तो अब हम दीपक सर हम कह रहे हैं उसकी तो अब कोई अस्तित्व हमको दिखाई नहीं देता है, वो अब तो कोई मामला ही दिख नहीं रहा। लेकिन एक चर्चा ये कर रहे हैं, क्योंकि एक जमाने में ये जो नीतीश जी हो, चाहे रामविलास जी हो, चाहे वो लालू जी हो, चाहे बहन मायावती हो या मुलायम सिंह यादव जी हो, ये जब बहुजन राजनीति आई ना, 1585 का फॉर्मूला जब चला और BSP की पहली सरकार बनी, तो लोगों को लगा कि बाप रे अनुसूचित जाति, क्योंकि जाति एक कैसा बना हुआ है कि अगर दीपक दास मुख्यमंत्री बन जाए तो लोग कहेगा कि SC का है,
उनके अंदर ये भावना ही नहीं आया है कि ये बैकवर्ड है। वो कास्ट के हिसाब से बिलोंग करते, तो उनको दिमाग में आया था उस टाइम कि जब चमारों की एक पार्टी चल सकती है, इनको बैकवर्ड समाज के लोगों को लगा, तो क्यों नहीं हमारी पार्टी चले। इसलिए उन्होंने आरजेडी बनाई, समता दल बनाया, उसके बाद उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी भी जातिवाद के कारण बहुत तरह के लोग बनाए, समाजवादी पार्टी बनी। तो ये लोगों को लगा कि जब अनुसूचित जाति की राष्ट्रीय कांशीराम जी इतना बड़ा राष्ट्रीय पार्टी बना सकते हैं, इतना बड़ा यूपी जैसे जगह पे अपना पताका लहरा सकते हैं, तो उन लोग भी जो ये राजनीति आई थी 1585 का, जो बैकवर्ड में जो जिज्ञासा आई थी, सत्ता की भूख जगी थी, वो दिखा था। तो वो उसको बनाए रखना हमारी जिम्मेवारी थी, और उसको बनाए रखना था व्यक्तिवाद से बाहर निकल के। लेकिन ये व्यक्तिवादी बने रहे, परिवारवादी बने रहे, जिसके कारण लोग टूटे। और जब टूटे तो आज टूट गए हैं, तो उनको लगता है कि आज जैसे हम भी आए हैं, तो हमारे ऊपर सवाल हो रहा है क्या आप भी नहीं ऐसा करेंगे, बहुजन समाज पार्टी जैसा ही नहीं करेंगे। और बहुत लोग तो सवाल ये भी करते हैं कि क्या आप लोग जो अलग से पार्टी बना लिए बहुजन को ही ठीक करते। अगर बहुजन समाज पार्टी को बामसेफ के विचारधारा के लोगों ने बनाई थी, तो हमको बीएसपी को ही ठीक करना चाहिए। हमारे ऊपर सवाल खड़े कर रहे लोग कि आप क्यों नहीं उसी को ठीक कीजिए, फिर से आप लोग नया क्यों कर रहे हैं। एक पार्टी का प्रचार हो चुका है, तो लेकिन हम अगर वो राजनीति में बहन जी अभी जो एक छत्र राज कर रही है, अगर वो बहुजन समाज पार्टी को बहुजन समाज के लोगों को हस्तांतरण करती है और देखती भी है, संरक्षक के तौर पर देख सकती थी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती थी। जब बलीराम कुशवाहा पार्टी में थे, ओबीसी के बड़े नेता थे, हमारे बहुत सारे साथी आए थे, राम अचल राजभर जी जैसे लोग थे, और जब वैसे बड़े बड़े लीडर थे, नाम लेंगे तो बहुत सारे लोग थे, तो वो लोगों को आपने कभी भी राजनीति राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं बनाया। हम शिकायत नहीं कर रहे, हम क्यों बिखर रहे हैं वो कारण मैं बताना चाहता हूँ। आज हमारी भी पार्टी, अगर जो विचारधारा लेकर हम आए हैं कि इसमें कोई एक व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा, मैं पहले प्रदेश अध्यक्ष था, हमको कोई बोलते हैं आपका डिमोशन हो गया, अरे आप अध्यक्ष थे, आपको तो केंद्र में जाना चाहिए, फिर कहीं केंद्र में जाने के बाद कहां जाना चाहिए, तो हमको अमेरिका पहुंच जाना चाहिए। अगर हम केंद्रीय कार्यकारिणी में अगर फिर चुनाव होता तो हम कहां जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र का तो हम नहीं बन जाएंगे कार्यकारिणी। तो लोगों को दिमाग में बैठा है कि आदमी प्रदेश अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हो गया, अब जिला उपाध्यक्ष हो जाएगा। तो ये जो दिमाग में जो बैठा है, ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता से समाज के लोगों को निकालना पड़ेगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कभी प्रदेश अध्यक्ष भी बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष है कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, जिला अध्यक्ष और आम कार्यकर्ता भी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाएगा। बिल्कुल। तो जब तक ये संकल्पना, ये जो विचारधारा है, ये जो लोकतंत्र है, जो लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं, जो लोग जगदेव बाबू का नाम लेते हैं, अगर हम पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं रखते हैं तो निश्चित तौर से छलावा कर रहे हैं। और ये हार होने का मुख्य कारण ये है कि लोग सोचते हैं कि बाबा साहब के सपनों का, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी जय भीम बोलने वाले हैं भारत में, भले जय मूल निवासी तक हम उनको ला रहे हैं, लेकिन अभी भी जय भीम बोलने वाले लोग हैं। तो जय भीम वाले लोग किसी भी कीमत पर बीजेपी को, कांग्रेस को रोकना चाहिए। इसके लिए हमको अगर अंदर में बैठ करके बीएसपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी अगर ये बैठना चाहते हैं तो हम लोग बैठने के लिए, हमारे जो केंद्रीय कार्यकारिणी है वो भी बात करेगी। और जब बात होगी तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा लोकतंत्र के हिसाब से, अगर वो हमारे लोकतांत्रिक तरीकों से वो आना चाहते हैं तो उनका वेलकम होगा, और हम भी उनके साथ जाना चाहेंगे। लेकिन वो व्यक्तिवादी तरीके से हमको बुलाएंगे तो ये नहीं हो सकेगा। और हमारी लड़ाई कांग्रेस बीजेपी को रोकना है, इनको रोकना नहीं है, इनको टोकना भी नहीं है। लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे लोग हमारे साथ उन्हीं का सामान लेकर के आ जाते हैं कि आप आरजेडी को मजबूत करो, वो भी तो बैकवर्ड पार्टी है, आप जेएमएम को मजबूत करो, वो भी तो वही पार्टी है। अब हम लोग पूछते हैं लोगों से कि क्या जेएमएम बन गई, चलिए क्या हमारे किसानों को आज भी जो धान का क्रय का मामला बीजेपी उठा रही है, आज पीपीआई भी उठाती है, आप कहेगा कि बीजेपी का साथ दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं। किसान ने, हम भी धान दिए हैं, मेरा धान का पैसा अभी तक नहीं आया। तो ये जो किसानों के जो इशू हैं, मूल निवासी बहुजन समाज के इशू हैं, अगर हमारी पार्टियां भी अगर नहीं करती हैं तो उनको हम कटघरे में खड़ा करेंगे। और उनके ऊपर भी सवाल आता है क्या ये मूल निवासी बहुजनों की पार्टी है। जी बस इतना ही करते हुए कि हमारा लड़ाई कांग्रेस, बीजेपी और ब्राह्मणवाद के साथ है,
और जो पार्टी ब्राह्मणवाद में रहेगा, चाहे वो किसी भी बहुजन के लोग हो, जो ब्राह्मणवादी तरीके से अपनी पार्टी को चलाएंगे, उनके साथ भी ऑटोमेटिक हमारी लड़ाई हो जाती है। जी इतना ही कहते हुए जी जी वो लोकतांत्रिक तरीकों पे चले तो ज्यादा बेहतर होगा। तब हम जैसे एक गठबंधन बना पाएंगे, जब हम एक जैसा सोचने लगेंगे, एक जैसा समझ बनेगी, एक जैसा दर्द होगा, तो एक जैसा समाधान के लिए हम लोग एक साथ खड़े हो पाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक बार और हम आएंगे आपसे, अभी जो पीपीआई की क्या रणनीति है यूपी के मामले में हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इसी सवाल पे हम विद्यार्थी सर के पास जाना चाहेंगे। विद्यार्थी सर, हमें ये बताइए कि क्या हमारा जो लड़ाई का दिशा है, जैसे अभी तक जो बातें आई वो समाजवाद पर आया, लोहियावाद पर आया, बहुजन समाज पर आया, बहुजन से सर्वजन हो गया, हमारी पार्टी मतलब हम जिसको खड़ा किया था समाज ने वो आज पूरी स्थिति में है, आलोचना किया हमने, एक अलग बात है, लेकिन हमारी लड़ाई का दिशा वास्तव में क्या होना चाहिए? एक बड़े अगर परिदृश्य में अगर हम बात करें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं। मैंने ये देखा है सर, मैं ये बहुत अनुभव मैंने जीवन का जो सामाजिक आंदोलन का अनुभव है उसकी बात कर रहा हूँ कि जब कुछ लोग सामाजिक आंदोलन में इकट्ठा हो जाते हैं, चाहे किसी भी संगठन की बात करें, वाम से मूल निवासियों से कोई भी संगठन की बात हो, तो उनमें पता नहीं आपस में ही क्यों वो ऐसा बोल रहा है, वो बड़ा जो एस्पेक्ट लेके हमने संगठन ज्वाइन किया, हम जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं वो उधर और इधर ऐसा है ना, मतलब दोस्त और दुश्मन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो क्या किसी भी सूरत में बीएसपी, एसपी, आरजेडी, जेएमएम हमारे बातों में उनको दुश्मन के रूप में हमें लेना चाहिए, या फिर हमारी जो दिशा है वो बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए कि दिल्ली तो दिल्ली, हटाना है कांग्रेस और बीजेपी तो बस वो मेरा मार्ग होना चाहिए? जी, अब विद्यार्थी सर आप बताएं। थैंक यू मनोज जी। जी पहली बात तो मैं अपने सम्मानित साथी दीपक दास जी को ये बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा से निकल करके लोग पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक में शामिल हो रहे हैं और विशेष तौर से ओबीसी के लोग शामिल हो रहे हैं। वजह क्योंकि लोगों को ये बात समझ में आ गया है कि ये मूल निवासी विचारधारा अगर स्थापित होगी तो जो सवर्णों द्वारा नाजायज कब्जा है हमारे हिस्से का वो हमें वापस मिल जाएगा, क्योंकि हमें ये उनसे खाली हो जाएगा। तो इसलिए ये बात जो समझ में आई है तो लोग जुड़ रहे हैं। अब हाँ, एक बात और है कि बसपा के लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं, उसके पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि बसपा जब बिखर रही है तो बसपा से लोगों को निकलना ही है, जब निकल रहे हैं तो वो जाए कहाँ? जी जी जी, सपा में चले जाएं, कांग्रेस में चले जाएं, या फिर वो इस विचारधारा में जो फुले अम्बेडकरी विचारधारा की पार्टी है उसके साथ आ जाएं, तो लोगों को लगता है कि नहीं, जिस विचारधारा से हमारे समाज को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा वो इस विचारधारा की तरफ अपने आप आकर्षित है। तो जिसमें बिखराव ज्यादा है सर, आप हेडफोन को थोड़ा पकड़ लीजिए, उसका जो माइक है, आप विद्यार्थी सर थोड़ा आप हेडफोन जो है अपने मुंह के पास जो माइक है उसका माइक वाला पार्ट, येलो वाला, पीला वाला, पीला वाला, जी जी, ये ना, हाँ वही, अच्छा इधर है, हाँ बोलिए। जी जी, अब ये क्लियर हो रहा है? जी एकदम क्लियर है। तो हाँ, तो थैंक यू। तो ये जो है स्वाभाविक रूप से जहाँ बिखराव होता है वहां के लोग टूट करके कहीं जाते हैं, तो वो जो लोग समझदार हैं वो उधर सपा भाजपा कांग्रेस की तरफ ना जा करके अपने आप जो है वो पीपीआईडी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही एक ऐसा संस्थागत लोकतांत्रिक पार्टी है जो हम सब लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकती है, नेतृत्व दे सकती है। दूसरी जो बात मनोज सर ने पूछा है कि हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही बोलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने भाजपा की सरकार देखी, हमने कांग्रेस की सरकार देखी, हमने सपा की सरकार देखी, हमने बसपा की सरकार देखी, एक बार नहीं कई बार देखी, लेकिन हमारी हालात में कोई सुधार आया क्या? जब हमारी हालात में कोई सुधार नहीं आया, उल्टे जो हमारे विरोधी थे, जो जिनको हम एकदम से परास्त कर चुके थे, लाइट वाला ऐसे विरोधी फिर तन करके खड़े हो गए
तो उनके तन के खड़े होने में जो इस प्रदेश की जनता है और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ये मान रहा है कि इनको फिर से आगे लाने में, मजबूत करने में सपा बसपा का हाथ है। सपा बसपा का हाथ परोक्ष रूप से है, क्योंकि इनके अंदर जो इनका जो है गैर लोकतांत्रिक चरित्र है, जो बुद्धिजीवियों को इग्नोर करने का जो चरित्र है, जो इनका व्यक्तिवाद है, जो इनको अपने परिवार को आगे एस्टेब्लिश करने की जो इनके अंदर लालसा है, तो इस लालसा से समाज के लोगों का हक हिस्सा मारा जा रहा है। अब जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, निजीकरण बहुत ही घातक है। निजीकरण के कारण इस देश के मूल निवासियों की जो राष्ट्रीय संपत्ति पर मालिकाना हक है, आज वो बेदखल हो रहा है, क्योंकि जब वो बेच दी जाएगी तो फिर ये अपने इनका हक खत्म हो जाता है। लेकिन इस निजीकरण का लाभ कमीशन लेने के चक्कर में भाजपा ने भी उठाया, कांग्रेस ने भी उठाया, बसपा ने भी उठाया, सपा ने भी उठाया। यही कारण है कि देश बिक रहा है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि ये कह दें कि ये गलत है। आज भी ये निजीकरण का विरोध करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हमें ये जानना, ये हमारा मानना है कि अब ये जो बुद्धिजीवी वर्ग में जो आंदोलन आ गया है, जिनको इस बात का विश्वास खत्म हो चुका है कि इन पार्टियों की सरकारें तो हमने कई बार देखी है, लेकिन हमारी स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ गई। कोई जो है वो रिजर्वेशन में प्रमोशन का विरोध कर रहा है, तो कोई 13 पॉइंट रोस्टर का समर्थन कर रहा है, तो कोई ऐसे हैं जो सवर्णों को 10% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। तो ये क्या है भाई? ये क्या यही राजनीति है? इस राजनीति से बहुजन समाज का भला होगा क्या? इस राजनीति से मूल निवासी समाज शासक वर्ग बनेगा? तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जिनकी जनसंख्या इस देश में 3% है, उनके तुष्टीकरण के लिए लोग परशुराम जी की मूर्ति लगा रहे हैं। हाँ। लोग जो है वो सारी चीजें भूल गए। यानी जो बाबा साहब अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, लेकिन आज तक ये जो भी उत्तर प्रदेश में पार्टियां हैं, इन्होंने पिछड़े वर्गों को, जो इनके हाथ में है, जो सरकार के हाथ में है, उसके अलावा जो इनके हाथ में है, उसमें भी इन्होंने 25%, 26%, 28% से ज्यादा भागीदारी इन्होंने असेंबली और लोकसभा में टिकटों के मामले में इस पिछड़े वर्गों को नहीं दिया। किसी ने नहीं दिया। किसी ने तो 10% पर ही टिका के रख दिया। तो आज जो है वो जब लोगों में जागरूकता आई है कि हमें लोकसभा और विधानसभा में भागीदारी चाहिए, हमें कैबिनेट में भागीदारी चाहिए, तो वो भागीदारी की ना ये वकालत करने वाली हैं, ना ये देने वाली हैं, ना इनकी सत्ता बनी तो हमारा कभी भला हुआ, क्योंकि ये जिसके द्वारा गाइड मिल रहा है इनको, जिनके मार्गदर्शन में ये काम कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में ही काम करेंगे, क्योंकि इनमें सुधार का कहीं कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा है। इसलिए लोग नए विकल्प को तलाश रहे हैं और आशा है कि अगर हमारे साथीगण इस दिशा में अच्छा प्रयास कर पाए, लोगों से संपर्क कर पाए, तो निश्चित रूप से एक बड़ी ताकत बन करके उत्तर प्रदेश में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक आएगी। ऐसा हमारा पूरा विश्वास है और हमारा ऐसा प्रयास भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में हम आपसे, जो हमारा कार्यक्रम भी लगभग 1 घंटा होने को है, आपसे हम फिर और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। 2022 में चुनाव है, उससे पहले हम कई बार हम आपसे रूबरू होंगे और बहुत सारी बातें हम जानेंगे। लेकिन अभी जो दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ओवरऑल? अगर हम यूपी की बात करें तो उस दृष्टिकोण में आप बताएं हमें। जी विद्यार्थी सर। जी मनोज जी, मैं ओबीसी समाज के लोगों को एक निवेदन करूंगा कि उन्हें उत्तर प्रदेश में अगर कहीं जातिवादी मोह है तो वो बने रहें, लेकिन जो आरक्षित सीटें हैं जहां पर सवर्णों का रिजर्व गुलाम चुन के जाता है और वो रिजर्व गुलाम की तरह रहता है और समय समय पर उनके द्वारा इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के अधिकारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, उसको रोकें और वहां
ये जो विचारधारा है फुले अम्बेडकरी मूल निवासी विचारधारा के प्रतिनिधियों का चुनाव करें। अगर यहाँ ये कर पाते हैं तो निश्चित रूप से ये संदेश अन्य जगहों पर जाएगा। और यही जो रिजर्व समाज का लोग है, यही जो SC ST समाज का लोग है, यही SC ST का समाज का लोग जो है वो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के जो अनरिजर्व सीटों पर जो कैंडिडेट लड़ेंगे, चाहे वो बैकवर्ड्स के होंगे या कुछ शेड्यूल कास्ट की भी हो सकते हैं, उनको भी ये भारी पैमाने पर ये वोट करेंगे। और इस तरह से जब हमें हमारे इस OBC समाज को 70% की भागीदारी, 60% की भागीदारी मिलेगी तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास ना टिकट की कमी है और ना हमारे पास वोट की कमी है। हमारा वोट बैंक 90% मूल निवासी समाज वोट बैंक है। हमारे पास जो वोट बैंक है तो हमारा वोट बैंक 90% मूल निवासी समाज वोट बैंक है और हमारे पास 100% टिकट इस मूल निवासी समाज के लोगों को देने के लिए है। इसलिए हम जरूर सरवाइव करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक सर, हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे। अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ हम करना चाहेंगे और अंतिम में आप अपना मैसेज भी दीजिएगा। एक तो यूपी वो एरिया है, वो क्षेत्र है जहां पे जनता को बहुजन कंसेप्ट पता है, लेकिन झारखंड और बिहार में ऐसा नहीं है। झारखंड में एक चुनौती है, बहुजन सब समझाना है ना, एक अलग बात है, बिहार में अलग बात है। तो यूपी के जो लोग हैं इस दृष्टिकोण में कि वहां पे लोग एक बार बहुजन समाज का अर्थ समझ चुके हैं, उसका फल उनको देखने को मिला है। इतना बड़ा क्या बोलते हैं, लखनऊ में जो बना है पार्क, फिर ज्योतिबा फुले मार्ग, बहुत सारा वहां पे परिवर्तन हुआ। लोगों ने देखा है कि बहुजन समाज जब सत्ता में आता है तो उसका क्या परिवर्तन होता है, एक बहुत बड़ी बात वहां पे वर्क आई। तो उस दृष्टिकोण से आप उस यूपी के जनता को या फिर जो यूपी से रिलेटेड है या जो फिर बहुजन समाज कंसेप्ट को समझते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी माइक को अनम्यूट कर लेंगे सर, माइक को जो अनम्यूट कर लेंगे। जी हाँ बोलिए। सर्वप्रथम यूपी के जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, हमारे आर.के. विद्यार्थी सर ने कह दिया कि रिजर्व सीटों पर हम फुले अम्बेडकरी, ललई सिंह यादव के विचारधारा, जगदेव बाबू के विचारधारा और जितने हमारे अर्जक संघ के भी लोग जो वहाँ आंदोलन किए हैं, उस विचारधारा से जो लोग आ रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और जनरल सीटें जहां पर है, हम लोग चाहेंगे कि वहां पर OBC तीनों है। पहले संवैधानिक तरीके से तो SC ST OBC तीनों बैकवर्ड है। बैकवर्ड अगर हम तीनों को मानेंगे तो वोट हमारा निश्चित तौर से एक दूसरे को आदान प्रदान होगा। तो हमको ये समझ, जो समय हमारे पास 1 साल का बचा है, 1 साल का जो समय बचा है, और अगर जो गलती योगी के टाइम में हो रहा है, योगी राज में जो भुगतान OBC के लोग भी झेल रहे हैं, अनुसूचित जाति के लोग भी झेल रहे हैं, आदिवासी जो सोनभद्र में कांड हुआ, आप जमीन का देख रहे थे कि कैसे जमीन पर चढ़ करके लोगों को मारा गया, कत्लेआम हुआ, और गुंडा राज जो चल रहा है लव जिहाद के नाम पर, माइनॉरिटी समाज से के अंदर उथल पुथल करके SC को मुस्लिम के साथ लड़ा रहे, OBC को मुस्लिम के साथ लड़ा रहे, और यहाँ तक कि अभी तो वैक्सीनेशन का मामला है, ऑक्सीजन का मामला है। कोरोना टाइम में मूल निवासी बहुजन समाज के लोग किस स्थान पर खड़ा है, किस बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं, किस तरह से ज्यादती का शिकार हो रहे हैं, अगर इसको याद करेंगे, जब वो लॉकडाउन में पीछे आ रहे थे, बार बार फेसबुक व्हाट्सएप सोशल साइट में आता है कि एक बार याद कीजिए वो पैदल आना, एक बार याद कीजिए वो दर्द और वो चिल्लाहट, वो कराहना। मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो संपन्न थे वो तो अपनी व्यवस्था करके आ गए, लेकिन जो लोग आज भी इस देश में शोषित है और जो आज भी इनको कहा जाए कि पलायन का शिकार हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश से पलायन करते हैं, उनको गुजरात जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है, जहां पर उनको बिहारी मानुस कह के मारा जाता है, और जो बाहरी कह करके गुजरात से गुजरातियों ने उनको खदेड़ा है। तो गुजरात के नरेंद्र मोदी और गुजरात की पार्टी जो अभी BJP है, उसको रोकने के लिए, कांग्रेस तो वहां है नहीं,
कांग्रेस का सफाया है यूपी में, निश्चित तौर से एकदम से सफाया हो गया है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अगर आप समाजवादी पार्टी को नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, आप बहुजन समाज पार्टी को अगर वोट नहीं देना चाहते तो आप विकल्प के तौर पर पीपीआई के तरफ आए। पीपीआई आपके लिए जो वचनबद्ध है, कर्मठ है। हमारा जो पार्टी का जो जितने क्या बोलते हैं पार्टी का जो मैंडेट है उसमें हमने तय किया है कि जो 85% 90% का जो मामला है उनको हम ओबीसी का जो आरक्षण लटका हुआ है, ओबीसी का जो आरक्षण है, आपने ओबीसी प्रधानमंत्री को बीजेपी में वोट दिया ये कह करके कि ओबीसी का प्रधानमंत्री है। अगर आपको अभी तो मिला नहीं, ओबीसी का प्रधानमंत्री 7 साल हो गया और आपको कुछ मिला नहीं, सवर्णों को मिल गया, इससे साबित हो गया कि सवर्णों का प्रधानमंत्री है, तो ये बैकवर्डों का नहीं है, ओबीसी का नहीं है। तो ओबीसी के लोग और अनुसूचित जाति के लोग जो खो गए हैं, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो अदर जातियां हैं, 22 जातियां जैसे पासी हैं, गडेरी है, पाल है, ये लोग जो है, राजभर है, जैसे राजभर जी भी एक पार्टी वहां बनाए हैं। तो ये जो मोह भंग हो गया है जो, तो वो लोग ऐसा करें कि बीजेपी कांग्रेस को वोट कभी ना करें, भले हमारी पार्टी चाहे जैसी भी हो, जो भी पार्टी हो बहुजनों की, आप उन्हीं को ही वोट करें। क्योंकि हम तो अपने के लिए भी नहीं कहते। आपको लगता है जैसे आपको लगता है कि बीजेपी कांग्रेस के रोकने के लिए आप अपना वोट किसी भी कीमत पर बीजेपी कांग्रेस को ना दे और उसके गठबंधन को भी ना दे। क्योंकि आप गठबंधन जो करते हैं, हम तो कहेंगे हमारी पार्टियों के लोगों से कि गठबंधन कांग्रेस बीजेपी के साथ ना करें, उनको मजबूर कर दें। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को अपने बल पर लड़ने की औकात नहीं है यूपी में, अपने बल पर लड़ने की औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी को। इसलिए एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी इस दोनों पार्टियों को छोड़कर किसी एक जगह पर चिपक जाए, चाहे वो बसपा में चले जाए, समाजवादी में पार्टी में चले जाए। अगर वो दोनों जगह उनको पसंद नहीं है तो फिर पीपीआई है, वहां पर आए, हम उनका वेलकम करेंगे और हम उनको उनके जनसंख्या के अनुपात में, जो हमारी पार्टी कहती थी, हमारे नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी, अब तो कह दे रहा है जिसकी जितनी है तैयारी। मतलब माल है, जिसके पास पैसा है, करोड़ों रुपया देता है, वही आदमी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन हमारी पार्टी का मानना है कि आम कार्यकर्ता हमारा जो बोलने में जो संवैधानिक जानकारी है, जिसको फुले अम्बेडकरी राजनीति जानकारी है, जो संविधान के हर एक विधाओं को जानता हो, ऐसे उम्मीदवार विधानसभा में जाने चाहिए, ऐसे उम्मीदवार लोकसभा में जाने चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन है, चमचमाती गाड़ियों को ना देखें, बड़े बड़े रैलियों को ना देखें, आप ऐसे उम्मीदवार को जिता करके 2022 में यूपी से ब्राह्मणवाद का सफाया करे, योगी राज का सफाया करे, मोदी राज का सफाया करे, बीजेपी राज और कांग्रेस राज का दफन करे। क्योंकि आप देख रहे गंगा किनारे जितने लाशें हैं, अभी जो कोरोना काल में जिनके लाशों का कफन भी वो लोग बेच रहे हैं सौदागर, ये मौत के सौदागर क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। उसको देखने के बाद भी अगर आपको होश नहीं आ रहा है मेरे बहुजन साथियों, मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों, तो मेरा निवेदन होगा कि बड़ा काल है, ये देश बहुत खतरे में है। एक निरंकुश के हाथ में सत्ता है, आरएसएस के हाथ में सत्ता है, मनुवादियों के हाथ में सत्ता है। इस सत्ता को यूपी में 2022 में अगर केंद्र में रोकना है, नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, कांग्रेस बीजेपी के मंसूबों को पानी फेरना है, तो यूपी को हर हाल में एससी एसटी ओबीसी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अपने हाथ में लेना होगा और हमको अपने समाज के लोगों को ही वोट देना होगा। इतना ही कहते हुए कि आप अपना वोट किसी भी कीमत पर अपने ही समाज के लोगों को दें। आप केवल अपने ही समाज के लोग बीजेपी से खड़े हैं तो उनको मत दे, अगर वो कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर आ रहे तो उनको ना दे। आप देखें कि पार्टी भी मेरा, कार्यकर्ता भी मेरा और विचारधारा भी मेरा, तब आपका निर्णय सही होगा। अन्यथा 50, 60, 70 साल से तो यही हो रहा है कि पार्टी हमारी नहीं है और समस्या हमारी रहती है, पार्टी हमारी नहीं है और वो हमारी समस्या का समाधान भी नहीं करती, फिर भी हम वोट उन्हीं को दे रहे हैं। यही गलती बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि एक वोट का अधिकार हमने दिया है, इस वोट के अधिकार से मेहतरानी का बेटा, मतलब हमने रानी की नसबंदी कर दी है और रानियों की जो राजतंत्र है उसको खत्म कर दिया। अब लोकतंत्र है और लोकतंत्र में एक आम आदमी, मजदूर, किसान का बेटा भी और
किसी भी समाज का बेटा वो जा सकता है और उसको जाने के लिए कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम इस समझ को पैदा करें, किसी भी कीमत पर हम उन मनुवादियों को जो हमको देखना नहीं चाहते, जो हमको नीच कहते हैं, को सत्ता में नहीं जाने दे। जो हमको नीच कहते हैं उनको सत्ता में जाने देंगे तो नीचे से भी हमको नीच कहते थे, हमको जमीन के नीचे दफन कर रहे हैं। इनसे समाज को सावधान होना होगा। संविधान पर उल्लंघन हो रहा है। संविधान के सारे अमेंडमेंट आप देख लीजिए। अभी किसान बिल जो आया है, किसान बिल देखिए, सिंधु बॉर्डर किसान बैठे हैं और यूपी किसानों का जगह है, यूपी किसानों की धरती है। जैसे पंजाब से जवाब मिल रहा है बीजेपी को। हमको लगता है कि 2022 में, ये मुझे लग रहा है, जो पंचायत चुनाव में जो निर्णय आया है, SC ST OBC के लोग ज्यादा से ज्यादा जीत कर आए हैं, अब हमको लगता है कि विधानसभा में यही बात बनना चाहिए। बस इतना ही कहते हुए मैं फिर से अपील करूंगा कि पंचायत आपकी हो गई है, अब राज्य आपका होना चाहिए, और जब राज्य आपका होगा तो देश भी आपका होना चाहिए, दिल्ली भी आपकी होनी चाहिए। जय भीम, जय निवासी, बहुत बहुत जय बहुजन जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत स्पष्ट शब्दों में बहुत सारी बातें आपने कही। बहुत ही खुले और बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हमने ये समझा कि जो पार्टी हमारी हो, समस्या हमारी है तो हमारी पार्टी होनी चाहिए, हमारा विचारधारा होना चाहिए, हमारा संगठन होना चाहिए, तो ही हमारी समस्या का समाधान होगा। व्यक्तिगत हितों के लिए हमें वोट नहीं करनी चाहिए। कॉमन मैन को समझने की जरूरत है। अगर कॉमन मैन समझ जाएंगे तो नेता ठीक हो ही जाएगा। जी, बहुत बहुत आभार। दोनों पैनलिस्ट, तीनों पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़े थे, अमन कुमार बिहार से, दीपक कुमार दास जी हजारीबाग से, PPID झारखंड से, और RK विद्यार्थी सर जुड़े थे PPID यूपी से। हम तीनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आगे भी इस मुद्दे पर हम और भी बात करेंगे। क्या चल रहा है, राम मंदिर क्यों मुद्दा लाया गया, क्यों दो ब्राह्मणों का झगड़ा हम लोग को दिखाया जा रहा है, हम इसे बहुत सारे मुद्दों पर हम आगे चर्चा करेंगे। इनका हम पर्दाफाश करेंगे और हम सोशल मीडिया पे बहुत मजबूती से हम अपना पकड़ बनाएंगे और जनता को जागृत करने का कार्य करेंगे। आपका साथ और सहयोग चाहिए हमेशा। पैनलिस्टों से एक बार और आग्रह है और बहुत बहुत आभार आपका। दर्शकों से अपील है कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोग, जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अपील है कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाइए। वास्तविक चीजें उनको पता होना चाहिए। अगर उनका भी कोई सुझाव है, उनको मन में लग रहा है कोई बात है, तो वो इस कार्यक्रम के बीच में वो बोल सकते हैं, रख सकते हैं। हम देखेंगे क्या सोच रहा है समाज। तो हम फिर कल मिलेंगे संध्या 7 बजे। टेक्निकल सब कुछ ठीक रहा तो बिल्कुल समय में संध्या 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, चलते हैं। जय संविधान, जय भारत, थैंक यू। जय भीम, जय